अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो भैया पीएम मोदी ने देखा है एक नया सपना कि अब हम भी करेंगे ओलंपिक को ऑर्गेनाइज, जिसके लिए मोदी जी करने वाले हैं 100 अरब डॉलर का खर्च। पर क्या हम इतना भारी खर्च उठा सकते हैं? अरे ईगो पे मत लीजिए। हम भी जानते हैं कि भारत के लिए बहुत गौरव की बात होगी अगर भारत ऐसा करता है, पर ऐसा करने से पहले हमें एक बार इस डेटा पर नजर जरूर डालनी चाहिए। कैसे? देखिए, साल 1976 में मॉन्ट्रियल में हुए ओलंपिक के खर्चे को चुकाने में कनाडा को 30 साल लग गए थे। ऐसा ही कुछ ग्रीस के एथेंस में हुए ओलंपिक्स में भी हुआ था, जब 2004 के इन ओलंपिक ने ग्रीस को फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल दिया था। हाल ही में 2016 के रियो डी जनेरो के ओलंपिक में भी रियो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राजील की सरकार से 900 मिलियन डॉलर का बेल आउट लेना पड़ा था। इन्हीं सब को देखते हुए फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी मनोहर सिंह गिल ने भी कहा था कि इंडिया इज टू पुअर टू बिड फॉर ओलंपिक्स। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि क्या भारत इन ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है या ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक ब्लंडर साबित होगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी देश के लिए ओलंपिक का आयोजन करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। टूरिज्म। ओलंपिक को होस्ट करने से उस कंट्री को एक मौका मिलता है कि वो खुद को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टैब्लिश कर सके, क्योंकि ओलंपिक के इवेंट में वर्ल्ड से लगभग हर देश से लोग उस सिटी में आते हैं जहां ये इवेंट होने वाले हैं, जिसमें से कई सारे ट्रैवलर्स फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 के रियो ओलंपिक में 6.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, जिनमें से 56% विजिटर्स न्यू विजिटर्स थे। ऐसे में भारत जैसे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकारों द्वारा एक बेहद ही एडवांस्ड और परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जिसमें टूरिस्ट के रुकने के लिए होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज स्टार्ट की जाती है। साथ ही हाईटेक रोड्स, मेट्रो और स्टेडियम भी बनाए जाते हैं, जो इन फ्यूचर इस इवेंट के बाद भी देश के लोगों को लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट्स देगा। बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। ओलंपिक के बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सभी लोगों को टेम्परेरी और परमानेंट जॉब भी मिलती है। इसके साथ ही उस लोकल एरिया का बिजनेस भी बूस्ट होता है, क्योंकि इन इवेंट से वहां पर फुटफॉल बढ़ जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली लोकल इकोनॉमिक्स को फायदा पहुंचता है। नेशनल प्राइड। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ये ओलंपिक गेम्स एक नेशन को प्राइड फील कराने का मौका भी देते हैं। इन गेम्स में हर कंट्री के डेलीगेट्स होस्ट सिटी में जाते हैं और वहां की चीजों को देखकर अप्रिशिएट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के घर में शादी हो तो सभी रिश्तेदार आते हैं, और ऐसे में अगर शादी सही हो जाए तो हम बहुत ही खुश और प्राउड फील करते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें भी होता है। साथ में होस्ट कंट्री के एथलीट्स का मोटिवेशन भी हाई रहता है, जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें उनके देश में ही लड़कर अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं। ऐसे में उनको चीयर अप करने के लिए उस देश की आम जनता भी आती है, पर इन सब को करने के लिए एक देश को काफी अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। जी हाँ, एक अनुमान के अनुसार इन ओलंपिक को सफल बनाने के लिए भारत को 100 बिलियन डॉलर की एक मोटी रकम खर्चनी होगी। ये अमाउंट कितना ज्यादा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले ही साल भारत का कुल FDI ही 100 बिलियन डॉलर था, जो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। अब एक बार द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट को देखिए। इसमें आज तक का सबसे बड़ा बजट भी 60 बिलियन डॉलर से कम था। अगर आप इस रिपोर्ट को और गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार ये बजट कम से कम भी 172% से बढ़ता जा रहा है। ये अरबों डॉलर कई जगह खर्च होते हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, जिसमें एक पूरे शहर को डेवलप किया जाता है। ये शहर ऑडिटोरियम, स्टेडियम, एयरपोर्ट, मेट्रो और हाईटेक रोड से लेस होते हैं। 2036 के लिए भारत सरकार ने ये शहर गुजरात के गांधीनगर को बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा इस सिटी में टूरिस्ट और एथलीट्स के लिए बेसिक नीड को पूरा करने के लिए होटल इंडस्ट्री को भी बिल्ड किया जाता है, जो फिर से एक भारी भरकम खर्च वाला काम होता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये खर्चे यही नहीं खत्म होते हैं, बल्कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इन इवेंट्स को मैनेज करने और ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत बड़ा खर्च आता है। इतना बड़ा खर्च करके इस इंफ्रा को बिल्ड करने के बाद इसे मेंटेन रखने में भी एक मोटी रकम खर्च होती है, जो फिर से एक सरकार पर बोझ का काम करती है। जैसे 2014 में हुए सोची विंटर ओलंपिक में रूस ने पूरी सोची में नई रेलवे लाइन डाली, लेकिन इस इवेंट के बाद से ही ये रेलवे अब किसी काम की नहीं है। साथ ही इस पूरे शहर को मेंटेन करने के लिए अब रशिया को हर साल 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर तक खर्च करना पड़ रहा है।
लेकिन अगर इन सब खर्च को पूरा भी कर लिया जाए तो एक और अड़चन इस बीच में आ जाती है, जो है इस ओलंपिक की बिडिंग सिस्टम। ये बिडिंग सिस्टम भी ऐसा है जिसमें कई $मिलियन का नुकसान हो सकता है। और ऐसा ही कुछ टोक्यो के साथ भी हुआ था, जब 2016 में जापान को बिडिंग में फेल होने के बाद भी 150 मिलियन का खर्च उठाना पड़ा था। इसके अलावा टोरंटो ने तो बिडिंग सिस्टम में भाग लेने से ही मना कर दिया, जिसका कारण था इस प्रोसेस में होने वाली भारी भरकम खर्च। यही कारण है कि ओलंपिक के लिए बिडिंग करने वाले देशों की संख्या भी हर बार घटती जा रही है, जिसमें साल 2004 में 11, 2008 में 10, 2012 में 9, 2016 में 7 और 2020 में सिर्फ 5 देशों ने बिड किया था। 2024 के ओलंपिक गेम्स के लिए तो पेरिस और लॉस एंजलिस सिटी ने ही बिड किया है, जबकि इन दोनों के पास ही ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ओलंपिक एक डेट ट्रैप है, प्रॉफिट वर्सेस लॉस। देखिए, इंटरनेट पर पब्लिश वेरियस रिपोर्ट्स में ये साफ बात कही जाती है कि ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ही कम है और डेटा भी कुछ यही बताता है। ओलंपिक्स में जितना एक्सपेंस होता है, इनकम उससे बहुत ही कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल 2012 के लंदन ओलंपिक में यहाँ की सरकार ने $18 बिलियन खर्च किए, जिसके बदले में उन्हें सिर्फ $5.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब 12.8 बिलियन का डायरेक्ट लॉस। ऐसे ही कुछ 2010 के वैनकूवर ओलंपिक में भी हुआ, जब $7.6 बिलियन खर्च करके $2.8 बिलियन की ही इनकम हो पाई। अब इन्हीं सब चीजों के चलते बिजनेस इनसाइडर ने 2016 के रियो ओलंपिक को फाइनेंशियल डिजास्टर कहा था। और ये हालात तब हैं जब इन देशों में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। पर अगर हम चीन की बात करें, जहां हाल ही में 2008 में बीजिंग ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तो पाएंगे कि $40 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करने के बाद भी चीन को बस $3.6 बिलियन की ही इनकम जनरेट हुई थी, जो ये दिखाती है कि ये किसी नए देश के लिए कितना बड़ा डेट ट्रैप हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टोपीडिया ने भी एक आर्टिकल में ये कहा था कि मोस्ट सिटीज हैव एंडेड अप फेलिंग मैसिवली इन डेट आफ्टर होस्टिंग दी ओलंपिक गेम्स। अब अगर हिस्ट्री में एक बार झांक कर देखें तो 1984 में हुए लॉस एंजलिस ही वो आखिरी ओलंपिक थे जिसमें किसी देश ने ओलंपिक में पैसे कमाए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं पहले से ही मौजूद। नाउ हाउ इंडिया कैन अफोर्ड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। इन सब बातों को अगर साइड रख कर अगर मान लो इंडिया इस बिड में जीत भी जाता है, तो आखिर ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे इंडिया इन इवेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सकता है। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि इंडिया के पास इन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस तो है ही, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में चेस ओलंपियाड, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप जैसे कई सारे इवेंट्स होस्ट करे हैं। साथ ही में इंडिया G20 जैसा बड़ा इवेंट का भी होस्ट कर चुका है, जिससे ये बात तो साफ है कि इसे होस्ट करना इंडिया के लिए कोई इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है। ऐसे में ये 140 करोड़ भारतीयों के इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें उठाकर इंडिया इजीली इन गेम्स को होस्ट कर सकता है, जिसमें सबसे पहला है इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को अप्रोच करके उन पर प्रेशर बिल्ट अप कर सकता है, जिसमें इस पुरानी पॉलिसी को चेंज करके एक न्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा है इन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका। IOC अभी तक इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिडिंग करने वाली वेरियस सिटीज में एक सिटी को सिलेक्ट करता है, जिसे कहा जाता है होस्ट सिटी, जिसमें सभी गेम्स एक ही सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां इसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। अब ऐसे में इंडिया जैसे देश के लिए एक ऐसा शहर बसाना जिसमें रोड से लेकर स्टेडियम तक सब कुछ शुरू से ही बनाना हो, तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। ऐसे में इंडिया IOC को एक प्रपोजल दे सकता है जिसमें होस्ट सिटी की जगह होस्ट कंट्री को सिलेक्ट किया जाए। होस्ट कंट्री वाले कॉन्सेप्ट से इंडिया जैसे देशों को इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। जैसे इससे इंडिया के ऑलरेडी बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा सकता है। साथ ही इन इवेंट्स को इंडिया के अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में ऑर्गेनाइज करके बाहर से आए टूरिस्ट को भारत की डाइवर्सिटी को जानने का मौका मिलेगा और हमारे देश के टूरिज्म में भी मैसिव हाइक देखने को मिलेगी। अगर इन इवेंट्स को IPL की ही तरह अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो इन्हें देखने आने वाली लाइव ऑडियंस की भी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इन इवेंट्स पर होने वाले खर्च को वापस से रिकवर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया गया है और इंडिया में क्रिकेट का कितना ज्यादा क्रेज ये तो आपको भी पता ही है।
और इंडिया में क्रिकेट की इकोनॉमी भी कभी घाटे में नहीं जाती है। ऐसे में जब क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है तो ये सोने पर सुहागा होने वाली बात है। इससे इंडिया अपने एक्सपेंडिचर का लगभग एक बड़ा हिस्सा वापस निकाल सकता है और साथ ही इससे इन गेम्स में ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जी हाँ, ओलंपिक्स के मीडिया राइट्स की पॉलिसी में भी चेंज की जरूरत है, क्योंकि जहां पहले आईओसी का ब्रॉडकास्ट शेयर 1990 में 4% ही था, वो 2016 के रियो ओलंपिक्स में 70% तक पहुंच गया था। ऐसे में अगर इंडिया आईओसी के इस ट्रेंड को तोड़कर वापस इस वैल्यू को 15 से 20% के आसपास लाने में सफल हो जाता है तो ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होगा। क्योंकि हाल ही में हुआ आईपीएल के मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वायाकॉम 18 और डिज्नी स्टार ने 48,390 करोड़ रुपयों में खरीदे थे। मतलब ओलंपिक्स के मीडिया राइट्स बेचकर भी इंडिया काफी सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइवेट पार्टनरशिप। आजकल के बदलते दौर में हर एरिया में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या रेलवे ही क्यों ना हो, हर फील्ड में प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसे में ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में भी कई सारे प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सरकार के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकती है। ये सेम वैसे ही होगा जैसे डालमिया ग्रुप ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लाल किले को उसके रखरखाव के लिए गोद ले लिया, जिससे सरकार का काम भी हो गया और डालमिया ग्रुप की भी एडवर्टाइजमेंट का काम भी हो गया। अब बस जरूरत है सरकार को इस इवेंट्स को सही ढंग से प्लान करना और इसका ब्लूप्रिंट रेडी करना। अगर आईओसी की कुछ पॉलिसी को चेंज और इन इवेंट्स को सही से प्लान किया जा सके तो इंडिया इसे आसानी से होस्ट कर सकता है। लेकिन हमें अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी ये सीखना होगा कि हम अपने बजट को सही से यूटिलाइज भी करें, क्योंकि साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जो बजट अलोकेट किया था वो ओवरशूट होकर एक्चुअल बजट से 16 टाइम्स हाई चला गया था। इन सब को देखते हुए सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का ये सही समय है। इंडिया जैसी इकोनॉमी जो इन फ्यूचर 5 ट्रिलियन जीडीपी का प्लान कर रही है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां पर अभी भी कई लोगों तक बिजली पहुंची भी नहीं है, और उस देश में क्या ज्यादा जरूरी है ओलंपिक्स या बेसिक नीड। इतने भारी भरकम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जो खर्चा होगा, अगर उसे सही से प्लान नहीं किया गया तो ये इंडिया के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर भी धकेल सकता है। खैर, एक लोकतांत्रिक देश में ये सवाल तो बनते ही रहेंगे, पर अभी तो ये देखना बाकी है कि क्या इंडिया इस बिडिंग को जीत पाता है या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को।